Hello, everybody. Welcome back. So today we are going to solve a paper. Previous year paper है सेट का HP सेट का पेपर है क्योंकि HP सेट का एग्जाम है अभी 7th को तो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी. Let me just open the paper. Okay. Let The first question is which of the abbreviations of referencing styles stated below is acceptable during citation in research. तो बहुत सारे दिए हुए हैं कौन कौन से एक्सेप्टेबल हैं. तो एमएलए तो आप सबको पता है और एपीए भी पता है, राइट. आंसर यही है. एमएचआरए भी होता है. लेट्स सी व्हाट इट इज. एमएचआरए साइटिंग. ये देखो. It's an open access handbook of academic writing published by Modern Humanities Research Association. अगर आपको बाई चांस फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च एसोसिएशन. ठीक है. नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट साइटेशन स्टाइल फॉर बुक विद 3 और मोर ऑथर्स. देखो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए और आपको आंसर पता है तो ऑप्शन नहीं देखना है. हमेशा पहले दिमाग में सोच लेना है कि अच्छा ठीक है 3 या 3 से ज़्यादा अगर ऑथर्स होते हैं तो हम लोग एक का सरनेम लिख के हम लोग एट ऑल लगाते हैं. फिर आपने देखना है कि कहाँ लगा हुआ है. ये लगा है एट ऑल, एटसेट्रा, एक्स, एट ऑल्टो, ये सब गलत है. उसके आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है. आंसर इज डेरिक, डेविड, एट ऑल. और बेसिक बाकी बाकी कैसे करते हैं ये भी आप देख लो. फुल स्टॉप के बाद बुक का नाम, फुल स्टॉप के बाद प्रेस, कॉमा, पब्लिकेशन का डेट. Dash developed the idea of implicature, that is not a part of literal meaning of the utterance but inferred by the hearer on the basis of previous knowledge. Implicature, I think टर्म सुन के ही बिना ऑप्शन देखे नाम याद आना चाहिए. HP ग्राइस का है. क्या है ये? लिटरल मीनिंग नहीं. किसी ने कुछ बोला, आप उसके लिटरल मीनिंग को नहीं देख रहे हो. इनफैक्ट आप मीनिंग डराइव कर रहे हो अपने प्रीवियस नॉलेज से. Implicature. HP ग्राइस. क्या होता है? It's a foundational concept in pragmatics. It was introduced by HP Grice. It refers to a speaker, what speaker implies, suggests, or means by an utterance, which is distinct from the literal meaning of the words. Right? इसमें 4 मैक्सिम्स हैं. क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और मैनर. तो क्वांटिटी क्या है? मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड, नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल इंफॉर्मेशन. Quality, make your contribution one that is true. Do not say what you believe to be false. Relation, you to be relevant. Manner, you to avoid any kind of obscurity of expression. या आपको ambiguity नहीं लेके आनी है. Be brief and be orderly. There are different types of implicatures. We have conversational implicature, conventional implicature, scalar implicature. तो जब भी आप एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा इस तरह से करो कि उसके अराउंड चीज़ें आपको पता हों, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का. ठीक है? लास्ट टाइम उन्होंने ये क्वेश्चन दिया, हो सकता है अगली बार टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेटर दे दें. कुछ भी दे सकते हैं. HP ग्राइस का कुछ और दे दें. नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर. ये थोड़ा सा एम्बिगुअस मुझे लगा था. आप लोग पढ़ो, अगर क्या पता आपको समझ में आ गया. In English, I can consider and what I write. I can stop after every sentence to look for the right words, to reorder them and change my mind 1,000 times. मतलब इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. आपको इन 4 स्टेटमेंट्स को इस तरह से लगाना है कि पहले क्या बोला होगा. I rewrite everything like a lunatic until it satisfies me. While in Italian, like a soldier in the desert, I have to simply keep going. I have never written a story in this fashion. अब ये पहले तो आ नहीं सकता. क्या आ सकता है? My knowledge of English is both an advantage
एंड अ हिंड्रेंस। आंसर है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ पहले। आंसर है इसका सी। ठीक है, अब आप देखो। 1 मिनट, 1 मिनट चेक कर लूँ। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। हाँ, सी। 3142, तो ये कह रहे हैं पहले ये आया 3, फिर ये 4, ओह सॉरी 3, ये 1, फिर 4 और फिर 2। I have never written a story in this fashion. In English, I can consider what I write. I can stop after every sentence to look for the right words, to reorder them and change my mind 1,000 times. My knowledge of English is both an advantage and a hindrance. I rewrite everything like a lunatic until it satisfies me. While in Italian, like a soldier in the desert, I have to simply keep going. हो सकता है, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो मेरे दिमाग में ये आया था कि पहले तो वो बताएगा ना कि मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर वो बोलेगा कि आई हैव नेवर रिटन अ स्टोरी इन दिस फैशन। तो अगर मैं दे रही होती तो मेरा गलत हो जाना था। नेक्स्ट इज नेम द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी द डायमंड नेकलेस। किसका है डायमंड नेकलेस? आई थिंक HPSC के सिलेबस में था। डायमंड नेकलेस इज बाय गाय दी मॉपसॉन। इनका शॉर्ट स्टोरी है ये, ठीक है। द नेकलेस, मतलब द डायमंड नेकलेस, या इसको सिंपली हम द नेकलेस भी कहते हैं इस स्टोरी को। स्टोरी का नाम जो है, ठीक है। 1884 में फ्रेंच न्यूज़पेपर में ये कहानी आई थी। एंड क्यों इतनी फेमस हुई? बिकॉज इट वाज नोन फॉर इट्स ट्विस्ट एंडिंग। और वो मॉपसॉन का एक्चुअली स्टाइल है बहुत अच्छा। तो इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है मथिल्डे। Which of the following American writers has exerted tremendous influence on महात्मा गांधी? अब आप सोच रहे होंगे टोल्स्टॉय था यार। अब इनमें से देखो, अगर आप, बहुत सिंपल है आंसर करना। राइटर्स का आप एज देखो, जैसे एमरसन है। पहले आप गांधी का देखो। बॉर्न इन 1869, पास्ड अवे इन 1948, ठीक है। अब एमरसन, एटीन 1882, ठीक है, क्वाइट अबव दैट। थॉरो, एक्चुअली थॉरो की राइटिंग्स से महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड थे। 1817, 1862 उसी टाइम पे है ये भी। लेकिन हेमिंगवे 1899, 1961 लेट तक रह रहे हैं। और ऑफ कोर्स लिखेंगे बचपन में ही थोड़ी लिख लेंगे। और मेलविल भी, अमन मेलविल भी इसी टाइम पे हैं, 19 से 1891। तो हेमिंगवे और मेलविल आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि एक दे वर नॉट रियली फिलोसफर्स। फिर भी हो सकता है कभी नॉवल पढ़ के इंस्पायर हो जाए कोई, बट लाइकली लेस चांसेस। आंसर इन दोनों में से एक होगा। इसमें आंसर है थॉरो, ठीक है। क्यों इन्फ्लुएंस हुए थे? गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉरो। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। कैसे, वो आपको देखना ज़रूरी है। थॉरोस फेमस 1849 का ऐसे था उनका, सिविल डिसओबीडियंस, जिसका ओरिजिनल, और आपको पता है गांधी का सेम है, ओरिजिनली टाइटल्ड एज रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग गांधीज एथिकल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो सिविल डिसओबीडियंस थॉरो का है। और अब कनेक्शन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल नो द फिलोसफर गांधी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रिसर्च द बेसिक पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज सिंपल है। अगेन ऑप्शन नहीं देखने पे। लिटरेचर रिव्यू क्या करता है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिसर्च होती है उसको आप देखते हो,
अपनी रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। दैट इज़ द वर्क ऑफ लिटरेचर रिव्यू। अब देखो, कॉपी द रिसर्च, नो टू अवॉइड रिसर्च, नो टू familiarize रिसर्चर विथ वर्क ऑलरेडी डन। यस। तो आंसर सी है। Select the correct option highlighting different types of research based on descriptive research. ठीक है, तो रिक्रिएशन नहीं, प्लेजरिज्म नहीं, ऑब्जर्वेशनल मेथड, प्रोक्रास्टिनेटेड मेथड नहीं। तो आंसर इज ऑब्जर्वेशनल मेथड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट है डैश considered dash as a legislative side of language that maintains the social order and homogeneity of the language. Dash is the executive side of the language. Parole is dash, long is dash. बहुत सारे dashes हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डैश से। Dash is considered dash as the legislative side of language. Legislative, to do something with the rules. तो हमें पता है long is the legislative side. अब long किसका है? Saussure का है। So Saussure considered long as the legislative side of language that maintains the social order of homogeneity of language. Full stop. Dash is the executive side, execute करने वाली side. तो of course आप parole लिखोगे, parole आप speech act है क्योंकि, so parole is the executive side of the language. Parole is dash, long is dash. यहाँ पे अब आ ही गया, parole is concrete, long is abstract. Choose the option that is not a characteristic of human language. अब human language का characteristic कौन सा नहीं है? It is a system of systems. It is a form of social behavior. It is instinctive. It is species specific and species uniform. ह्यूमन लैंग्वेज को आप सीखते हो, अभी तक तो हमें यही पता है ना कि हम अपने आसपास बचपन में बड़े होते हैं, सीखते हैं, इंस्टिंक्ट से नहीं आती है। सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, सोशल बिहेवियर है, स्पीशीज स्पेसिफिक है। अनीता देसाई वाज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर विच नॉवल? साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला था फायर ऑन द माउंटेन के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया? अब ये काफ़ी आई थिंक पढ़ चुके हैं और बार बार रिपीट भी हो चुका है, तो पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो। पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया बाय वेद मेहता, ये अलग बुक है। इसमें कंफ्यूज होके ऐसा नहीं करना कि आपने नायपॉल टिक कर दिया या E.M. फॉस्टर टिक कर दिया। दीज आर ट्रैप्स, ठीक है, ये नहीं है दोनों ही। इट इज बाय वेद मेहता। क्या है देख लेते हैं। Classical literature and history books. Portrait of India by Ved Mehta, published in 1970, highly acclaimed travel memoir. It provides a vivid first-hand account of 1960s India. So Mehta travels from the Himalayas to Kerala, capturing detailed observations of culture, politics, and iconic figures like Indira Gandhi and Satyajit Ray. This is about the work, which is by Ved Mehta. ये इसका कवर है, ये देखो। Stretching from the snow-capped Himalayas to the drought-prone state of Tamil Nadu, India is a vast and enigmatic country full of contrasts. Published in 1970. Okay, अब ये पैसेज पे बेस्ड है, थोड़ा सा फिर भी पढ़ लेते हैं। Isn't it a dandy, Jim? I hunted all over town to find it. You'll have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. You have to look for कोई clue आपको मिल जाए. Give me your watch. I want to see how it looks on it. Instead of obeying, Jim
tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. Dell, said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They're too nice to use just at present. I sold the watch to get the money to buy your combs. I think अभी तक समझ में आ गया होगा आपको. And now, suppose you put the chops on. The Magi, as you know, were wise men. शॉर्ट स्टोरी है. अभी तक लग रहा है ओ हेनरी की कहानी है. Wonderfully wise men who brought gifts to the babe in the manger. We three kings of Orient are traveling. Something. There's this hymn. थ्री वाइज मैन होते हैं. मजाए भी कहते हैं उनको. स्टोरी का नाम भी मजाए ही है. तो वो जब जीसस बॉर्न होते हैं तब वो लोग जाते हैं गिफ्ट्स लेके. बेयरिंग गिफ्ट्स वी ट्रैवल अफार. बहुत सारे अलग अलग जगहों से, माउंटेन्स, मोर्स एंड माउंटेन्स, फॉलोइंग यॉन्डर स्टार, नॉर्थ स्टार को फॉलो करते हुए. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. But in the last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. जो अपनी prized possessions दे देते हैं. Of all who give and receive gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the Magi. So this passage belongs to what? It's, as I said, it's a short story by O. Henry. कॉलेज में अगर आपके, आई मीन आई टॉट इट इन द यूनिवर्सिटी, आई रिमेंबर, ये बीए वालों को सिलेबस में थी. द मेन एक्शन ऑफ द पैसेज इज व्हाट? एक्सचेंज ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट्स. अगर आप आराम से पूरा पैसेज पढ़ो, ये पैसेज वाले क्वेश्चंस हमेशा स्कोरिंग होते हैं. कभी कभी ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अदरवाइज ये दिस सीम्स इजी. Magi is a term used in, as I told you, Jesus Christ जब born हुए थे तब ये Magi's गए थे. It's in the Bible. Jim and Della are the wisest because they are intellectuals, they are writers, they are lovers who sacrificed for each other their most prized, precious things. Sir Walter Scott was the first to experiment with dash novel. Walter Scott is the biggest history novel writer that we know, historic. Virginia Woolf's A Room of One's Own is based on a lecture on the topic Women and Fiction, an epigraph about the need for a room by women, an investigation of the different educational experience in various colleges, acceptance of a prestigious award as a novelist. I think आप बहुत easily eliminate कर सकते हो इसको. It is a lecture on the topic Women and Fiction. It's not an epigraph. It was a lecture that she gave on this topic. The dynamic of perverse was first explored by Jonathan Dollimore in Dash. यहाँ फंस सकते हो. तो डॉलीमोर ने द डायनेमिक ऑफ पर्वर्स को एक्सप्लोर किया था इसमें, सेक्सुअल डिसिडेंस में. अब इसको मैं आपको दिखाऊंगी पहले. क्या है देखिए, perverse dynamic. It's a foundational concept in queer theory and cultural materialism. Jonathan Dollimore उसी में आते हैं. Cultural materialism में हमने उनका नाम देखा. हमेशा जब भी जैसे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ग्रीन ब्लैट है हमने देखा, या एलन सिनफील्ड, जॉनथन डॉलीमोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मेजर नाम है. इन्होंने क्या क्या वर्क्स लिखे हैं और किस वर्क में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, इतना आपने रिवाइज करना है.
इन्होंने फॉर्मुलेट किया, फर्स्ट डिटेल्ड हिज सेमिनल 1991 का बुक सेक्सुअल डिसिडेंस। पूरा नाम इसका है ऑगस्टीन टू वाइल्ड, फ्रॉइड टू फूको, एंड लेटर एक्सपैंडेड इन बाद में सेक्स लिटरेचर एंड सेंसरशिप. It explores how social structures inadvertently generate the very deviance they try to suppress. Rather than viewing perversion आपको पता है ना क्या है, कितना pervert है ऐसे बोलते हैं. Rather than viewing perversion as a marginal or external threat, Dollimore argues that it is produced directly from within the core of dominant cultural and religious framework. ठीक है, और इसका कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे द प्रॉक्सिमेट अदर, डोमिनेशन फंक्शनड. तो क्या है बेसिकली ये? इट इज वन ऑफ द अ वेरी कोर क्रूशियल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और it's the production of perversion from within the very social structures that are offered, that are offended by it. कि अगर कोई आपको perversion दिखाई दे रहा है, तो वो उसी सोसाइटी से निकल के आ रहा है जो सोसाइटी उसको, जो सोसाइटी ऑफेंड हो रही है उन चीज़ों से, राइट? जस्ट यू कैन जस्ट वांट टू रीड दिस. So you have to track back the other into the same. मतलब the socially outcast जो है, the socially outcast identity है, मतलब जो other जिसको हम कहते हैं, is not distant or alien. It is intimately bound to and born out of the dominant norm. उसी सेम सोसाइटी जिसने वो नॉर्म हमें दिया है, वहीं से वो भी निकल के आया है, राइट? चलिए आगे चलते हैं. Now, who among the following described herself as a radical lesbian feminist? देखिए, इसमें से आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हो. ऑफ कोर्स इट इज नॉट मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट. एकदम अर्ली में वो कहाँ लेस्बियन फेमिनिज्म की बात करेंगी. इट इज नॉट मैरी सेटन, इट इज मैरी डेली. ठीक है. When symbols are used to represent words in a language, they are described as examples of word writing called dash. जब symbols को आप use करते हो words को express करने के लिए, words को represent करने के लिए, तो उसको they are described as examples of what? Logos, logograms. ठीक है, ये देखिए logograms. सिंबल हो सकता है या कैरेक्टर हो सकता है दैट रिप्रेजेंट्स एन एंटायर वर्ड और मॉर्फीम. इस तरह से, जैसे ये है, हम एट द रेट लिखते हैं ना, ये भी तो सिंबल है पूरे एक वर्ड का. ये है एंड, ये डॉलर का साइन, ये सब लोगोग्राम्स हैं. पिक्टोग्राम्स, कुछ होता है पिक्टोग्राम. इट्स अ विजुअल सिंबल ड्राइंग दैट कन्वेज एन आइडिया, जो एक आइडिया को या एक ऑब्जेक्ट को या कॉन्सेप्ट को समझाता है. जैसे ये सब देखो, फायर है या वो डेंजर का वो होता है, ये सब जो आपके कुछ कुछ सिंबल्स बने होते हैं रोड पे भी, डिजाइन टू ट्रांसेंड लैंग्वेज बैरियर्स. फिर आइडियोग्राम्स, ग्राफिक सिंबल और कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक आइडिया. देखो बहुत क्लोज है ये सब, ठीक है, लेकिन ये एक आइडिया रिप्रेजेंट करेगा. लोगो जो है वो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है. पिक्टोग्राम जो है वो एक ऑब्जेक्ट को करता है. आइडियोग्राम एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है. और होलोग्राम, होलोग्राम तो 3D इमेजेस होती हैं created using laser lights and photographic projection. It is different. तो यहाँ पे है logograms, very close. Next is the lexical relation between
बैंक ऑफ अ रिवर एंड बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो लेक्सिकल रिलेशन है ना, सेम सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको क्या कहते हैं? होमोनिम्स। Who is the founder of the Chicago School of Literary Criticism? Chicago School of Criticism में कौन आएंगे? ये हैं इन सब में से। रोनाल्ड सैलमन क्रेन। रोनाल्ड सैलमन क्रेन, ये लिटरेरी क्रिटिक एंड हिस्टोरियन। प्राइमरी फाउंडर ऑफ द शिकागो स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। और क्रेन ने स्पीयर हेड किया था एक बहुत ही क्रिटिकल मूवमेंट जिसको हम नियो एरिस्टोटेलिनिज्म भी कहते हैं। ओके, Neo Aristotelian formalism. Crane and his colleagues resurrected concepts from Aristotle's Poetics. They prioritized the overall structure and plot of a literary work over the mere textual or linguistic complexity. Next, disassociation of sensibility is a term used by T.S. Eliot in which essay? कौन से ऐसे में यूज किया? द मेटाफिजिकल पोएट्स। वही कहते हैं कि इससे पहले देयर वाज एन एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दैट वी सी, मतलब थॉट्स और फीलिंग्स साथ साथ चलते थे, लेकिन इस टाइम के बाद वी डोंट सी दैट, वी सी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, मीनिंग थॉट कहीं है और फीलिंग्स कहीं और। Who among the following has given the concept of emotive and scientific use of language? You see that there are a lot of questions based on linguistics somehow in this paper. तो ये है I.A. Richards, emotive and scientific use of language. इनका पूरा का पूरा ऐसे है two uses of language. I.A. Richards. Who among the following stated phenomenology is the science of essence of consciousness? Key terms देखो, phenomenology, essence, consciousness, कौन हो सकता है? It was Edmund Husserl. ये हमने पढ़ा भी है। German philosopher Edmund Husserl, phenomenology is the study of conscious experience as it is lived and perceived from the first person perspective. Phenomenology, जो मैं experience कर रही हूँ first hand, consciously. It's the study of that. It's a rigorous philosophical method that seeks to understand the essences of things by examining how they appear in our consciousness, free from assumptions of or scientific theories. कहते हैं the central thesis that consciousness is always directed towards an object. Whether you are perceiving a physical object, remembering a past event or imagining a scenario, आपका जो mind है वो हमेशा conscious रहता है of something. Intentionality, the epoch. It's a methodic device where you suspend judgment. आप छोड़ दोगे, मेरे को कोई judgment करना ही नहीं है, या फिर bracket your pre-existing beliefs. मैं ये बिलीव करती हूँ इस चीज में, पर उसको अभी आप साइड में रख दोगे। Scientific claims, assumptions about the external world. इससे क्या होता है? This allows the philosopher to focus purely on the structure of the experience itself. हो सकता है आज नया एक्सपीरियंस और मेरा बिलीव्स चेंज हो जाए। इसी में है eidos, e-senses. Through the process of phenomenological reduction, the focus shifts from individual factual objects in the world to universal e-senses or core nature of what makes a phenomena what it is. That was Husserl. Next is who among the following stated dash myth cannot possibly be an object, a concept or an idea. It is a mode of signification. ये आपका key term है myths.
मिथ्स के बारे में रोलांड बार्थ्स ने वो बात की है, माइथोलॉजी लिखा है इन्होंने, इफ यू रिमेंबर। क्या हो गया? इन रिसर्च द टर्म फिनोमनोलॉजी इज रिलेटेड टू, रिसर्च में अब ये पूछ रहे हैं, सो इट इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या होता है? Phenomenology is, in qualitative research, is a methodology used to understand the common वही lived experiences of individuals. Core point वही है, लेकिन रिसर्च में हम ऐसे यूज करते हैं इसको, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में। Which of the following options is not in consonance with the method of research? Survey, historical, observation या philosophical? Survey. In which of the following works Baudrillard was highly critical of Marx, viewing his analysis of capital as insufficiently radical and trapped within the very categories of capitalism. तो इनका वर्क था द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, बॉड्रिलार्ड का। द मिरर ऑफ प्रोडक्शन। ये देखो 1973 का वर्क है। इट्स अ फाउंडेशनल बुक by Baudrillard that marks his radical break from traditional Marxism. Traditional Marxism में यही कार्ल मार्क्स, एंगल्स, इनका जो पूरा था। तो Baudrillard argues that Marxism does not transcend capitalism but merely reflects its core values by keeping production and labor as central organizing principles of human existence. So instead of liberating humanity, कोई मार्क्सिज्म जो है वो कैपिटलिज्म को ट्रांसेंड नहीं कर जाता, कैपिटलिज्म इज स्टिल देयर, वो सिर्फ उसकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लिबरेटिंग ह्यूमैनिटी, मार्क्सिस्ट थ्योरी ट्रैप्स इट इनसाइड एंड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो वही है, मिरर क्या है? इट्स लाइक अ ट्रैप, इट्स अ मेटाफर फॉर द ट्रैप, ठीक है। Mirror of production. Caedmon's hymn, considered to be the oldest recorded literary text, a song sung by a cowherder in praise of God, is a piece of dash. Latin alliterative, Roman alliterative verse, Germanic alliterative verse या Greek alliterative verse? तो क्योंकि केडमॉन्स हिम उस टाइम पे है जब जर्मैनिक लैंग्वेजेस का एक इन्फ्लुएंस भी था, तो जर्मैनिक alliterative वर्स में ये है। In Beowulf, an Old English epic poem, monster Grendel is considered to be the descendant of Cain. A dash is a contact language, एक और linguistics, that developed for some practical purpose, such as trading among groups of people who did not know each other's language. इसको हम कहते हैं contact language, जो कि डेवलप होता है फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पस, किसी काम के लिए, जैसे ट्रेडिंग के लिए यूज होना, पिजन। और जब ये कॉन्टैक्ट लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज बनने लगती है लोगों की, तब उसको हम क्रियोल कहते हैं। द पीरियड बिटवीन 1958 and 1964 is called the golden age of audiolingualism in English language pedagogy. तो ये ELT से क्वेश्चन है, कहते हैं कि गोल्डन एज है ऑडियोलिंगुअलिज्म की। Though an empirical research showed later that it was not as sophisticated as it was ought to be. It was based on the functional theory of verbal behavior. Functional theory of verbal behavior. Given by whom? Skinner. Behavior. B.F. Skinner. Tell me where you live.
Select the kind of sentence it is. Tell me where you live. Tell me where you live. So it's a complex. It's not a simple statement because simple में एक ही clause आपको देखने को मिलेगा. इसमें दो है. Complex. Clarity is the prime requirement in prose writing. Dash believed that good prose is like a window pane. Prose की बात हो रही है. Clarity is the prime requirement. किसने लिखा है इस तरह से प्रोज कैसे लिखना चाहिए जिसमें क्लैरिटी होनी चाहिए प्राइम रिक्वायरमेंट इट वाज जॉर्ज ऑरवेल ठीक है It comes from his 1946 essay Why I Write. Why I Write से पहले भी questions आए हुए हैं. So he argues that ultimate goal of prose is to make communication effortless. Clarity होनी चाहिए. Murder in the Cathedral is a dash drama. किस तरह का ड्रामा है? T.S. Eliot वर्स्ट ड्रामा के लिए फेमस थे राइट तो सबसे पहले तो ये एक पोएटिक ड्रामा है पोएटिक दो में है इसमें और इसमें इन डैश पार्ट्स लेट्स सपोज आपको नहीं पता लेकिन फिर भी एक बार आप ऑप्शंस को देखो इन प्रोज पार्ट्स तो ये नहीं है इन टू पार्ट्स ही होगा विद अ प्रोज sermon इन्होंने ये उल्टा कर दिया है and it has made that easy set in 1170 cathedral है ना वो Thomas Becket the play was performed in 1935 at Canterbury Cathedral so A what did Henry James describe as large loose baggy monsters तो ये इन्होंने नॉवेल्स के लिए कहा था हेनरी जेम्स ने बहुत फेमस है ये लार्ज लूज बैगी मॉन्स्टर्स जोसेफ हेलर्स कैच 22 इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डार्क कॉमेडी सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है कैच 22 सिचुएशन का फ्रेज यहाँ से फेमस हो गया कि इस साइड जाएंगे तो भी फंसेंगे इस साइड जाएंगे तो भी फंसेंगे कैच 22 सिचुएशन which name is not associated with the white tiger आपने मूवी भी शायद अगर देखी होगी तो इजी हो जाएगा बलराम हलवाई तो होते हैं उसमें अशोक शर्मा भी होती है मुन्ना भी होता है मुकेश not associated who was the first director for Triple CS at Birmingham University Center for Contemporary Cultural Studies का पहला डायरेक्टर था रिचर्ड होगार्ट बाकी तो थे ही नहीं One of the following texts by Barthes is now considered as a precursor of modern cultural studies. Which one? Modern cultural studies. Culture की study कर रहे हैं. तो obviously mythologies की study करेंगे. Admonition to Parliament, a Puritan manifesto written by John Field and Thomas Wilcox, demanded Queen Elizabeth I to, this is a little theoretical, difficult one, but the answer here is to restore the purity of New Testament worship in the Church of England. ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली आपको ऑप्शंस से पता चलता है कॉमन थोड़ा सा सेंस लगा के रिस्टोर द प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदुइज्म इन इंग्लैंड ऐसा क्यों कोई कहेगा कि हिंदुइज्म का भी था ही नहीं तो रिस्टोर कैसे होगा है ना रिस्टोर द प्योरिटी ऑफ इस्लामिक एलिमेंट्स ऑब्वियसली नॉट एटलीस्ट इतनी तो हिस्ट्री आपने पढ़ी है eliminate the purity of New Testament eliminate करने को भी क्यों कहेंगे restore the purity of New Testament right which of the following story or tale is not a part of Chaucer's Canterbury Tales Prisoner's Tale according to Longinus the impediments to sublimity is or are Longinus के according sublimity ये जो impediments हैं वो क्या है
affectation, cold pedantry, sentimentality, या all of the above? All of the above. Who among the following is not a 16th century silver poet? Silver poet. साउदी इस एज का ही नहीं है बट थॉमस वायट, हाँ नहीं है, थॉमस वायट, जॉन डेविस, सर वॉल्टर रैले, रेनेसा के हैं तीनों, है ना, 16th सेंचुरी रेनेसा. रॉबर्ट साउदी इज अ रोमांटिक पोएट. रोमांटिक. Sixteenth century silver poets. So this refers to a group of English writers whose work bridges the gap between medieval traditions and the monumental golden writings of the Elizabethan age. जैसे कि of course वाइट एंड सारे हो गए, वाइट, सारे, सिडनी, वॉल्टर रैले, ड्रेक, जो भी ये हमारे हमने अभी रिवीजन किया है रेनेसां एज का, तो उसमें ये आ जाएंगे. 1 सेकेंड, उस साइड से जाओ. नेक्स्ट है क्या हो गया, हमारे पता नहीं क्यों रुक रुक के ये चल रहा है थोड़ा. आई थिंक इंटरनेट का इशू हो सकता है. आगे चलते हैं. लेट मी जस्ट रिफ्रेश वंस. I hope it works fine now. Let's see. अभी भी somehow बहुत धीरे धीरे ये चल रहा है. Anyway, which poetic form was used by Henry Howard in the translation of Virgil's Aeneid? Aeneid को translate करने के लिए उन्होंने blank verse use किया था. That's what he introduced also. The premise of this Pulitzer Prize winning book is a simple scientific fact that there has been 5 extensions in the history of the planet, and now humans have drastically altered the earth in a short time. Name this Elizabethan Colbert's well-researched book across disciplines. This is the 6th extinction, an unnatural history. क्योंकि ये बात भी वही कर रहे हैं. Next, this speech is from one of Shakespearean plays. This royal throne of kings, this sceptred isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi-paradise, this fortress built by nature for herself. Name the play. This was Richard II. Who should beware the Ides of March? ये जूलियस सीजर का ये कहा, जब आते हैं वो एंटर करते हैं तो उसको कहते हैं कि beware the Ides of March, है ना, सीजर. The Mudra Rakshasa is a historical play in Sanskrit written by, अगर आपने हिमाचल की हिस्ट्री कभी पढ़ी है उसमें इसका नाम बहुत आता है क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं हिस्ट्री के जो हमें मुद्र राक्षसा से मिलते हैं. तो ये विशाखा दत्ता की लिखी हुई किताब है. अच्छा, मैं यहाँ पे रुक रही हूँ. आई थिंक वी शुड हैव अनदर सेशन फॉर दिस. बहुत ज़्यादा आई थिंक इंटरनेट का इशू है शायद कोई. लेट्स हैव अ सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्विंग दिस पेपर. ठीक है, थैंक यू.
एंड ऑल द बेस्ट।